ओके जी, नाउ कम्स द टॉपिक जिसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। हम लोगों ने मैनुअल थेरेपी स्टार्ट करने से पहले कि हम लोगों ने स्पाइन स्टार्ट करनी है, एंड दीज पेजेस वर द बेसिक्स ऑफ एवरीथिंग। आपको स्पाइन के अंदर सारी बातें पता लगी हैं, जनरल स्पेसिफिक मूवमेंट का पता लग गया। नाउ कमिंग ऑन टू द एक्चुअल मैनुअल थेरेपी का स्टार्ट। इसके अंदर हम लोगों ने कैसे डिफाइन किया हुआ है, कैसे डिवीजन किए हुए। उसने बोला है कि इनिशियली एक स्किलफुल प्रैक्टिशनर होने के लिए उसके अंदर इतनी स्किल होनी चाहिए कि वो हर पोजीशन के अंदर इन ए 3 डायमेंशनल पैटर्न किसी भी जॉइंट को पोजीशन कर सके और उस पोजीशन के अंदर इवैल्यूएट भी करना आता है और उसको ट्रीटमेंट भी करना आता हो। ठीक है, फॉर दैट पर्पज उन्होंने इस 3 डायमेंशनल जॉइंट पोजीशनिंग को फर्दर अकॉर्डिंग टू देयर करेक्टरिस्टिक्स 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। रेस्टिंग पोजीशन, लाइक लोगों के मुताबिक इंडिविजुअली रेस्टिंग पोजीशन, नॉन रेस्टिंग पोजीशन और एक्चुअल रेस्टिंग पोजीशन। अब ना इसके अंदर कन्फ्यूजन इन दो के दरमियान में आती है कि जो रेस्टिंग और एक्चुअल रेस्टिंग में क्या फ़र्क है। इनमें कोई इतना खास फ़र्क नहीं है, बस एक कंपोनेंट है जिसका डिफरेंस आता है, वरना ये दोनों सेम ही चीज़ हैं। ठीक है, और थर्ड है नॉन रेस्टिंग। पहले हम लोग ये दो डिस्कस करेंगे, देन एक्चुअल रेस्टिंग पोजीशन, या चलो साइड बाय साइड भी कर लेंगे। रेस्टिंग पोजीशन इज लूज पैक पोजीशन, एक ऐसी पोजीशन जॉइंट की जिसमें वो सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल है, जिसमें उसके जॉइंट्स जो हैं वो सबसे ज़्यादा रिलैक्स पोजीशन में है, रेजिस्टेंस कम है, मसल्स रिलैक्स हैं, फेशिया रिलैक्सड है, रेजिस्टेंस कोई नहीं है, अंदर ट्रैक्शन भी है, जो मतलब उसके जो मसल्स है ना वो टॉट नहीं है। दैट इज़ द थिंग। ये भी एक चीज़ याद रखनी है कि अच्छा बंदा मसल्स जॉइंट लिगामेंट्स को याद कर लेता है, लेकिन ये याद नहीं रखता कि जो एंड फील है, जो खींचते हैं तो उसकी वो ग्रेडिंग याद है हम लोगों को जो नॉर्मल पड़ी हुई है कि वो टॉट नहीं है, वो बिल्कुल लूज है। ठीक है, स्ट्रिंग की तरह के स्लैक वाली कंडीशन है, तो दैट इज रेस्टिंग पोजीशन, जिसका दूसरा नाम है लूज पैक पोजीशन। अब इसको थोड़ा सा डिटेल में बात कर लेते हैं कि रेस्टिंग पोजीशन का उन्होंने ये भी बता दिया कि ऐसी लूज पैक पोजीशन है जो लैक्स है ग्रेटेस्ट जो मोबिलिटी है, उसके अलावा आपकी कोई स्ट्रेस नहीं है, अंदर कोई पैथोलॉजी नहीं है, कोई स्ट्रेस के अलावा कोई टेंशन, मसल टेंशन है, लिगामेंट टेंशन नहीं है। ओके, अब रेस्टिंग पोजीशन के यूजेस से पहले आपको पता होना चाहिए कि रेस्टिंग पोजीशन फाइंड कैसे की जाती है। ठीक है, तो हम लोग पहले वाला सेक्शन कर लेते हैं, इन ऑर्डर टू फाइंड द रेस्टिंग पोजीशन। उसके बाद ही आपको यूजेस की समझ आएगी। रेस्टिंग उसने बोल दिया, इमेजिन करो कि रेस्टिंग पोजीशन होती है लूज पैक पोजीशन, वो स्टैंडर्डाइज हर जॉइंट की ना ऑलरेडी दुनिया में बताई हुई है। फॉर एग्जाम्पल उन्होंने बोला हुआ है कि जो हमारी जो शोल्डर है, चलो शोल्डर तो बहुत बड़ी एग्जाम्पल होगी, नी का रख लेते हैं कि नी जो है जब 20-25 डिग्री फ्लेक्स की जाती है ना, तब सारे मसल्स, जॉइंट्स, लिगामेंट्स और जो अंदर का जो सेक्शंस होते हैं ना वो रिलैक्सड होते हैं। ठीक है, लेकिन इसके अंदर हर बंदे की वेरिएशन भी आ सकती है। फॉर एग्जाम्पल अगर ऐसा बंदा, हम लोगों ने इन्फ्लुएंसेस पढ़े हुए, इन्फ्लुएंसेस के बेसिस पे किसी की 25 डिग्री भी हो सकती है, किसी की 30 डिग्री भी हो सकती है, किसी की कम भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है। ठीक है, तो हमने क्या करना है, हर बंदे की रेस्टिंग पोजीशन एज अ फिजियोथेरेपिस्ट आपने कैसे फाइंड करनी है। इसमें ना एक सबसे ज़्यादा मसला कहाँ आता है, टू द फर्स्ट स्टॉप मैं आपको समझाती हूँ, आपने ढूंढनी कैसी है। फॉर एग्जांपल ये मेरी रिस्ट है। ठीक है, रिस्ट में हम लोगों ने क्या किया, एक बंदा आया है, उसके हम लोगों ने रेस्टिंग पोजीशन फाइंड करना चाह रहे हैं, ये नॉर्मली इंडिविजुअल है। हमने क्या किया, इसको उसे बोला कि हमने स्टार्ट कर दिया, उस पॉइंट से स्टार्ट करना जो कि अप्रॉक्सीमेट रेस्टिंग पोजीशन नॉर्म्स के मुताबिक बोली जाती है। फॉर एग्जांपल चलो मुझे याद नहीं है रिस्ट की क्या होती है, टू बी ऑनेस्ट मैंने आई डिडंट सर्च इट अप, तो चलो इमेजिन कर लो कि अच्छा ये डिग्री है। ठीक है, दिस इज़ द अप्रॉक्सीमेट नॉर्म्स के मुताबिक बोली जा रही है। इसमें मैंने क्या किया, मैंने पेशेंट की अप्रॉक्सीमेट रेस्टिंग पोजीशन में मैंने इसके ऊपर जेंटल ग्रेड टू ट्रैक्शन जॉइंट प्ले लगाई। अब सवाल ये है कि डायरेक्शन लगा के क्यों देखना चाह रहे हो, टू असेस, यहाँ पे ना जो वर्ड यूज़ किया गया ना डिग्री ऑफ मूवमेंट, हम ये देखना चाह रहे हैं कि बिफोर ये अगर उसके मसल्स और लिगामेंट्स हैं और जितने भी सेक्शंस हैं, हम ये अमाउंट देखना चाह रहे हैं बिफोर दीज मसल्स गेट टॉट। ठीक है, जो अंदर जितने भी सॉफ्ट टिश्यूज़ हैं उनके टॉट होने से पहले कितनी अमाउंट है जिसमें उसके जो लिगामेंट्स हैं वो स्लैक पोजीशन में रहते हैं, उसको बोलते हैं डिग्री ऑफ मूवमेंट। कि हम और वो अपनी फीलिंग ऑफ ग्रेटेस्ट ईज और डिग्री ऑफ मूवमेंट, क्या चलो मैंने यहाँ से स्टार्ट किया, मैंने देखा कि इतना हो गया, अब यहाँ इतनी, अब मैं यहाँ पे आपको फील हो रहा होगा कि मैं लगा रही हूँ ट्रैक्शन। ठीक है, ग्रेड टू ट्रैक्शन मैंने लगा ली, ये दिस इज़ द पोजीशन जिसमें मुझे लग रहा है कि अच्छा यहाँ तक आके टॉट हो गया, तो ओके आई स्टॉप इट। ठीक है, ये मुझे पहले मिल गई कि यहाँ से मैंने इससे ज़्यादा ट्रैक्शन नहीं लगानी, यहाँ पे इतनी मूवमेंट, चलो मैं रख लेती हूँ साथ कि इस पॉइंट के ऊपर इतना मैंने स्लैक फील किया है। ठीक है, दिस इज़ जस्ट विजुअल रिप्रेजेंटेशन। फिर आपने क्या किया, अब हर डायरेक्शन में तीनों डायमेंशंस में जा के आपने देखनी है कि कहाँ पे सबसे ज़्यादा अमाउंट ऑफ स्लैक प्रेजेंट है, वो उसकी रेस्टिंग पोजीशन होगी। जहाँ पे कम स्लैक प्रेजेंट होगी उसकी रेस्टिंग पोजीशन नहीं होगी, कि मसल्स इतनी जल्दी टॉट हो गए, वो उसकी रेस्टिंग पोजीशन नहीं है। जहाँ मसल्स की स्लैक पोजीशन ग्रेटेस्ट डिग्री ऑफ मूवमेंट एंड ग्रेटेस्ट ईज के आराम से आप खींच लो, और आराम से जो उसकी ग्रेटेस्ट डिग्री ऑफ मूवमेंट भी प्रेजेंट हो। ठीक है जी, फर्स्ट आपने क्या किया, अब मैं साइड बाय साइड बताती रहती हूँ, आपने फ्लेक्जन में करके देख लिया, ये किया, अब ये मिल गई ना आपको इतनी पोजीशन। अब इसी तरह फ्लेक्जन में लेके गए फ्लेक्जन में ग्रेड 2 की लगाते रहे और देखा कि अच्छा यहाँ पे तो बहुत कम है। फुल एक्सटेंशन जब आप करते हो ना तो आपके मसल्स ऑलरेडी टाइट और टॉट हो जाते हैं, हमने पहले भी पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो आपने देखा यहाँ पे तो बहुत जल्दी टॉट हो रहे हैं, फिर पीछे ले गए, यहाँ पे ग्रेड 2 मोबिलिटी अप्लाई की, आपको मिल गई ग्रेटेस्ट डिग्री ऑफ ईज ऑफ मूवमेंट। ठीक है, इसी तरह आप एक्सटेंशन में लेके गए, एक्सटेंशन में आपने देख ली, आपने देखा कि नहीं मुझे एक्सटेंशन में ज़्यादा डिग्री ऑफ मूवमेंट मिल रही है, इतनी पोजीशन बन गई, ये इतना हमने फाइंड कर लिया। एक डायमेंशन में हमने ढूंढ लिया कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा स्लैक प्रेजेंट है, सबसे ज़्यादा ग्रेटेस्ट ईज, सबसे ज़्यादा ग्रेटेस्ट
डिग्री ऑफ मूवमेंट प्रेजेंट है। फिर आपने क्या किया, आगे रिपीट द फंक्शनल टेस्ट एंड रीपोजिशनिंग इनटू, अब आगे अगली डायमेंशन में चलते हैं। अब हमने साइड बाइंडिंग लगा के देखनी है और ये पोजीशन छोड़नी नहीं है, हमने प्रोग्रेस करना है। इसे वो बार बार बोल रहे हैं कि प्रोसीड टू द नेक्स्ट स्टेप लेकिन मेंटेन द पोजीशन, ठीक है। अब आगे आप साइड बाइंडिंग की तरफ जाना शुरू हो गए, इस तरफ गए, इस तरफ गए, इस तरफ मैंने करा के देखी कम थी, यहाँ करा के देखी, यहाँ करा के देखी, जेंटल ग्रेड टू मोबिलाइजेशन, रीपोजिशन करते जाओ, जेंटल पोजिशन अप्लाई करते रहो एंड लुक फॉर द ग्रेटेस्ट ईज एंड डिग्री ऑफ मूवमेंट। मैंने देखा यहाँ पे इसकी सबसे ज़्यादा थी, 2 डायमेंशन कवर होगी। अब तीसरी डायमेंशन पे जंप करो लेकिन मेंटेन द पोजीशन, मैंने पोजीशन मेंटेन की, एक्सटेंशन है, इतनी साइड बेंडिंग है। फिर उसके बाद आगे मैंने रोटेशन अप्लाई करनी है। इस तरह मैंने जेंटल ग्रेड टू पोजीशन अप्लाई की, यहाँ पे मोबिलाइजेशन अप्लाई की, फिर उस तरफ गए वहाँ पे। तो मुझे लग रहा है कि इस तरफ की डेविएशन उस तरफ को रोटेशन कराओगे ना तो दिस इज़ द ईजीएस्ट पॉइंट। यहाँ पे बंदे के सारे मसल्स हर डायमेंशन में रिलैक्सड हैं, हर डायमेंशन में स्लैग काफ़ी ज़्यादा प्रेजेंट है, टॉट होने में टाइम लगेगा, ठीक है। उसके अलावा इसको ये जो आप तीनों डायमेंशन में फाइंड कर लोगे ना, अप्रॉक्सीमेट से आगे गए, फ्लेक्शन में अप्लाई की, मूवमेंट फाइंड की, फिर साइड बाइंडिंग में गए, फिर रोटेशन में गए और आप जब आखिर में आके जब आपने ढूंढ ली पोजीशन, उसको हम लोग बोलेंगे रेस्टिंग पोजीशन। दैट इज़ इट, ठीक है। इसकी एग्जांपल में वही हम लोगों ने याद कर लिया। अच्छा, ये होगी रेस्टिंग पोजीशन। रेस्टिंग पोजीशन के बाद उसके यूजेस देख लेते हैं। कोई बंदा पूछ भी सकता है कि हम रेस्टिंग पोजीशन क्यों ढूंढ रहे हैं। रेस्टिंग पोजीशन जब आपने ढूंढ ली, अब इसके अंदर आप क्या कर सकते हो कि हर चीज़ इवैल्यूएशन, आपने जब स्टार्ट ऑफ द इवैल्यूएशन करना है, आपने रेस्टिंग पोजीशन ढूंढ के इसी के अंदर शुरू करना है कि मोस्ट प्रॉब्ली अब ये ढूंढ लिया ना, ये वाली पोजीशन के अंदर ही आपने क्या करना है, सारी रेंज ऑफ मोशन असेस करो हर तरफ की, ठीक है। कोई मसला है, कोई इशू है, फ्यूजन है, ट्रैक्शन है, कंप्रेशन है, कोई और चीज़ लगा के देखनी है, ग्लाइड, इसी पोजीशन में ग्लाइडिंग दो, इसी और असेस भी करो। ये इसको ना साइड बाय साइड पे करके देखना है। हमेशा क्या होता है, पहले आप इवैल्यूएट करते हो, फिर अपना डायग्नोसिस कंफर्म करते हो, फिर ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल अप्लाई करते हो, फिर देखते हो कितना ट्रीटमेंट लगाने की ज़रूरत है, उसी की बेसिस पे यूजेस हैं। पहले आपने इवैल्यूएट की रेंज ऑफ मोशन और जॉइंट प्ले कैसा है, उसकी एंड फील कैसी है इसी डिग्री में, ठीक है। उसके बाद आपने अपना डायग्नोस्टिक हाइपोथेसिस कंफर्म किया। फॉर एग्जांपल एक बंदा आपके पास आया है, उसने बोला कि मुझे ना कुछ डिग्री ऑफ अंदर यहाँ पे पेन आ रही है, आपने असेस कर लिया मोस्ट प्रोबेबली क्या पता है एडिशंस प्रेजेंट हो, क्या पता जॉइंट डिफ्यूजन जो एडिशंस के साथ चल पड़ते हैं, लेकिन उसकी इतनी ज़्यादा पेन नहीं है। तो आपने रेस्टिंग पोजीशन ढूंढी कि ये बंदे की रेस्टिंग पोजीशन है, और रेस्टिंग पोजीशन में आपने क्या किया, एंड फील्ड ढूंढना शुरू की, ठीक है। उसके बाद आपने इसी पोजीशन को रख के ग्लाइड्स अप्लाई की। ग्लाइड्स में वो मैं आपको और आगे कन्फर्म करती हूँ, आपको कन्फर्म हो गया यही मसला है। इसी पोजीशन में ग्रेड 1 ग्रेड 2 की मोबिलाइजेशन करो ताकि पेन खत्म हो। इसी में स्ट्रेच 3 की मोबिलाइजेशन स्ट्रेचिंग अप्लाई करो कि अच्छा जो अंदर एडिशन बड़ी उसको हम तोड़ सकें। लेकिन आपको कैसे पता कि हमने किस साइड के ऊपर ग्लाइड अप्लाई करनी है, या आपने कितनी ग्लाइड अप्लाई करनी है, कितनी रेपिटेशन से फिक्स हो जाएगा वो सारा कुछ, उसका ये एक्सप्लोरिंग द ऑप्टिमल ट्रीटमेंट डोजेज, दैट इज़ व्हाट दैट मीन्स कि आपने उसके अंदर आपने अपना हमारे तो ऑप्टिमल ट्रीटमेंट डोजेज का मतलब ये तो नहीं है कि हम ड्रग की डोजेज देखेंगे इतने mg देनी है, इतने mg देनी है। इन फिजियोथेरेपी इट एक्चुअली मीन्स कि आपके कितने लेवल ऑफ ट्रैक्शन लगानी है, किस साइड को ट्रैक्शन लगानी है, कितनी रेपिटेशन देनी है, दैट इज़ द ऑप्टिमल ट्रीटमेंट डोजेज। तो आपने इसी पोजीशन में रखा और बंदे की ग्लाइड लेके देखिए, एंटीरियर ग्लाइड कम है, पोस्टीरियर ग्लाइड कम है, कौन सी साइड की ग्लाइड कम है, ठीक है। तो आपने वो भी डोजेज भी ढूंढ ली। अच्छा, ये भी मुझे बस ये था कि इसमें कुछ बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि लो रिस्क ट्रायल ट्रीटमेंट क्या है। लो रिस्क ट्रायल ट्रीटमेंट एक फैंसी नाम है कि बंदे को, आपको कोई रिस्क नहीं है कि बंदे की पेन ज़्यादा बढ़ जाएगी या बंदे को और मसला खड़ा हो जाएगा। जो रेस्टिंग पोजीशन है वहाँ बंदे को कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि जितना मर्जी खींच के देख लो, ऑलरेडी उसका स्लैग जोन ज़्यादा है और उसके अंदर कोई मसल सारे रिलैक्सड हैं, कुछ भी कर लो इंजरी के चांसेस बहुत थोड़े हैं। लो रिस्क ट्रायल ट्रीटमेंट, ठीक है जी। ये हो गया रेस्टिंग, ये नज़र आ रहा है ना, ठीक है, रेस्टिंग पोजीशन। उसके आगे अब चलते हैं, दिस वॉज दी मोस्ट कन्फ्यूजिंग थिंग, लेकिन ये अब आसान हो गया, इसको आराम से इसी तरह रट लेना, यू नो, कीपिंग द कॉन्सेप्ट इन माइंड। एक्चुअल रेस्टिंग पोजीशन, अभी ये इतनी बड़ी बला जो एक्चुअल रेस्टिंग पोजीशन है, दिस इज नथिंग बट द एक्सटेंशन ऑफ रेस्टिंग पोजीशन। फॉर एग्जांपल एक बंदा आया, उसकी आपने रेस्टिंग पोजीशन ढूंढ ली, एक दूसरा बंदा आया, उसकी किसी भी जॉइंट पैथोलॉजी या किसी भी डिसफंक्शन की वजह से इतना ज़्यादा मसला उस डिसफंक्शन ने उसकी जॉइंट में रिस्ट्रिक्शन प्रोड्यूस की हुई है, बहुत सिग्निफिकेंटली मूवमेंट जो है ना उसको रोका हुआ है। तो हम क्या करेंगे, अब रेस्टिंग पोजीशन ढूंढ नहीं सकते, बड़े फैंसी टर्म में बोला हुआ है कि अब रेस्टिंग पोजीशन ढूंढना मुश्किल है, तो हम इस बीमारी के साथ एक्चुअल रेस्टिंग पोजीशन ढूंढते हैं, कि हम एक और नई रेस्टिंग पोजीशन ढूंढते हैं कि इस बीमारी के साथ आपको कहाँ पर डिस्कम्फर्ट फील होगा। लेकिन इसमें क्या है कि एक्चुअल रेस्टिंग पोजीशन होती रेस्टिंग पोजीशन ही है, लेकिन पहले वाले से कम ईज़ होती है, कम थोड़ी सी लीस्ट डिस्कम्फर्ट होता है। डिस्कम्फर्ट ख़त्म नहीं होता, थोड़ा सा कम किया जा सकता है। रेजिस्टेंस है वो ख़त्म नहीं होती, कम की जा सकती है। जो मसल टेंशन है वो कम, यहाँ पे लीस्ट का वर्ड यूज़ किया गया। इट इज़ एग्जैक्ट सेम थिंग, लेकिन एक नई पोजीशन है जिसमें थोड़ा सा ग्रेड कम है फ्रॉम द रेस्टिंग पोजीशन, क्योंकि बंदे को पैथोलॉजी हुई है, बंदे की मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट हुई है, दैट इज़ इट, और कोई बात नहीं है।
उसमें से ये बता दिया कि कोई एंटाल्जिक पोस्चर होगा ना स्पाइन का, कि नॉर्मली चलो यहाँ मुझे कोई जॉइंट डिफरेंट डेवलप हो गई तो मुझे इसकी वजह इसमें आराम आ रहा है, तो दिस वाज द रेस्टिंग पोजीशन जो हमने बनाई थी। लेकिन जब अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल एडिशन किसी को यहाँ बन सकती है, किसी को यहाँ बन सकती है, किसी को कहीं पर भी बन सकती है, कोई पैथोलॉजी हो सकती है, तो उसकी रेस्टिंग पोजीशन स्टैंडर्डाइज के आगे पीछे नहीं होगी, उसकी रेस्टिंग पोजीशन अपनी ही कोई नहीं होगी अकॉर्डिंग टू द पैथोलॉजी। दैट इज़ द एक्चुअल रेस्टिंग पोजीशन। और वही इसकी एग्जैक्ट सेम डेफिनेशन है कि इट इज़ दी, और इसको सर्च करने का भी सेम तरीका है। और इसके अंदर बस क्या होता है कि ग्रेटेस्ट यहाँ पे एक लाइन लिखी हुई है कि एक्चुअल रेस्टिंग पोजीशन वेयर द पेशेंट रिपोर्ट्स लीस्ट डिस्कम्फर्ट, लेकिन ये होती ही रेस्टिंग पोजीशन ही है, लेकिन ये डिस्प्ले करती है रेस्टिंग पोजीशन से थोड़ी सी कम ईज। दैट्स इट, कन्फ्यूजन खत्म होगी। नेक्स्ट इज दी नॉन रेस्टिंग पोजीशन। नॉन रेस्टिंग पोजीशन क्लोज्ड पैक पोजीशन, एक ऐसी पोजीशन जॉइंट की जिसके अंदर उसका सारे के सारे मसल स्टार्ट हो गए, सारे लिगामेंट स्टार्ट हो गए, जॉइंट एक जगह पे अटका हुआ है कि आपको वहाँ प्रोड्यूस करोगे मूवमेंट, इंजरी के ज़्यादा का चांसेस हैं। हमें ना मैंने रबर बैंड वाली एग्जाम्पल पता नहीं किस वीडियो में समझाई थी इन थेरेप्यूटिक्स, जब रबर बैंड को खींच के रखते हो उसके ऊपर जब आपको ट्रीटमेंट अप्लाई करोगे तो दैट मीन्स के अब चांसेस ज़्यादा है कि मैंने थोड़ा सा ट्रीटमेंट अप्लाई करते हुए थोड़ा सा ज़्यादा जोर लगा दिया कि टॉट टूटने का खतरा है। तो नॉन रेस्टिंग पोजीशन में उसने ये बात बता दी है कि जो नॉन रेस्टिंग पोजीशन होती है ना, दैट इज़ द पोजीशन जिसमें सारे मसल स्टार्ट है, लिगामेंट स्टार्ट है, हर चीज़ अकड़ी हुई है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर इतना जोर है यहाँ पे मैं ग्लाइड लगाऊंगी ना, चांसेस है डिसलोकेशन के, चांसेस है कि मेरा कोई ना कोई फैशा खिंचेगा, कोई ना कोई नर्व खिंचेगी, इंट्रैप हो जाएगी। तो क्लोज पैक पोजीशन में यहाँ मैंने बोला है क्लोज पैक पोजीशन डायरेक्टली नहीं सिखानी चाहिए। इट इज़ द पोजीशन जिसमें ऑलरेडी जब एक बंदा एडवांस्ड कंसीडर की जाती है कि ऑलरेडी जब एक बंदा है उसको लूज पैक पोजीशन में सारे ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स आ गए हैं, वो गुड हो गया है उसके अंदर, उसके बाद आगे प्रोग्रेस करो, उसको नॉन रेस्टिंग पोजीशन में सिखाओ। दैट इज़ इट। नेक्स्ट कन्फ्यूजन, जॉइंट लॉकिंग। जॉइंट लॉकिंग हम लोगों ने थेरेप्यूटिक्स में देखा हुआ है कि जॉइंट लॉकिंग एक स्क्रू बैक मैकेनिज्म है कि अच्छा नेचुरल बॉडी मैकेनिज्म है, और कभी कभी हमने पैथोलॉजी और दूसरी मेडिसिन में पढ़ा हुआ है कि जॉइंट लॉकिंग का मतलब है डिजीज़ है, कोई मसला है, फैसेट्स लॉक हो गए, उसको अनलॉक कैसे करना है। नो, जॉइंट लॉकिंग का दूसरा वर्ड ईजी टर्म्स में स्टेबलाइजेशन है। ठीक है, हम लोगों ने पहले एनाटमी में हम 40 साल से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि जब भी हमने एक मूवमेंट प्रोड्यूस करनी होती है ना एक जॉइंट पे, हम लोग अनवांटेड मूवमेंट्स इन सम अदर जॉइंट जो है वो रिस्ट्रिक्ट करें। मेरे पास एक छोटा सा मॉडल है, डोंट माइंड दिस। फॉर एग्जांपल अगर हम लोगों ने शोल्डर के अंदर को मूवमेंट प्रोड्यूस करनी है, हम क्या करते थे, हम स्कैपुला को यहाँ पे ना अपने ऊपर इमेजिन करके हम क्या करते थे, पढ़ते हुए स्कैपुला को थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट करके नीचे जोर लगाते थे, और फिर हम लोग शोल्डर की मूवमेंट प्रोड्यूस करते थे ताकि स्कैपुला इसकी मूवमेंट को ख़राब ना करे और स्कैपुला को स्टेबलाइज कर लिया जाए। द अदर नेम फॉर दैट स्पेसिफिक स्टेबलाइजेशन दैट हम जो स्पाइन में रखेंगे उसको हम लोग बोलते हैं जॉइंट लॉकिंग। यहाँ पे मैंने ये बनाई हुई है, लुक एट दिस, कि अगर हम इस यहाँ पे डिजायर्ड मूवमेंट प्रोड्यूस करना चाह रहे हैं, हम ऊपर वाले हिस्से को नीचे वाले हिस्से को अच्छे तरीके से लॉक कर लेंगे एंड देन वी विल प्रोड्यूस द मूवमेंट ऑन दैट डिजायर्ड जॉइंट। ठीक है, एंड जो स्पेसिफिक मूवमेंट जितनी भी स्पाइन में प्रोड्यूस होती है ना, ऑल ऑफ दोज आर पैसिव एंड दैट इज़ व्हाट मैनुअल थेरेपी इज़। ठीक है, जॉइंट लॉकिंग की वही सारे एग्जांपल बता दी कि इट डजंट मीन कि हम लोगों ने डोर की तरह किसी चीज़ को लॉक कर दिया। इट मीन्स दैट द मूवमेंट इज़ बीइंग हेल्ड। ठीक है, अगेंस्ट द मूवमेंट आप मूवमेंट फोर्स प्रोड्यूस करें, उसके अगेंस्ट जो अनवांटेड मूवमेंट्स हैं उनको आपने पकड़ा हुआ है, दैट इज़ कॉल्ड एज जॉइंट लॉकिंग। ओके जी, अब इसके अंदर उसने एक बड़ा फैंसी सा वर्ड दोबारा इस्तेमाल कर लिया, नॉन कपल्ड मूवमेंट में सबसे कमाल की जॉइंट लॉकिंग होती है। आगे जाके हम लोगों ने कपल्ड नॉन कपल्ड मूवमेंट पढ़ना है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा फॉर दिस अंडरस्टैंडिंग हम बता देते हैं कि जो नॉन कपल्ड मूवमेंट है ना, इट मीन्स कोई ऐसी कम्बिनेशन ऑफ मूवमेंट, ऐसे इस तरीके से आप अपने पूरे जोड़ को कम्बिनेशन को रिस्ट्रिक्ट करते हो कि ऐसे रखोगे ना तो कहीं पर भी कुछ भी लगाते रहो, इसने हिलना नहीं है, कि हमने इसको एक जगह पर लॉक कर दिया है। तीनों मूवमेंट्स प्रोड्यूस की कि इस पॉइंट के ऊपर जो है ना रेजिस्टेंस पैदा हो गया कि अब इसके ऊपर जो मर्जी जोर लगाते हो इस पर कोई असर होना ही नहीं है। दैट इज़ नॉन कपल्ड मूवमेंट। ठीक है, इसको भी हम आगे डेप्थ में पढ़ेंगे, उसी की बात यहाँ पे कर दी। आगे चलते हैं। अच्छा जी, अब यहाँ पे भी इतनी कन्फ्यूजन प्रोड्यूस हुई थी, फर्स्ट टाइम में क्लियर कर देती हूँ कि बोन और जॉइंट मूवमेंट में रोटेशन और ट्रांसलेशन का वर्ड यूज़ किया हुआ है ना। इन नॉर्मल बॉडी लैंग्वेज हम कहते हैं फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, रोटेशन एक्सेट्रा। तो मेरे दिमाग में पहले आया था कि रोटेशन मीन्स कि जो भी रोटेटरी मूवमेंट्स हो रही हैं। नो, यहाँ पे उसने क्या बोल दिया कि जितनी भी एनाटॉमिकल मूवमेंट का जो हम वर्ड यूज आ रहा है, ओके, जो एनाटॉमिकल वर्ड हम बोलते हैं ना कि एनाटॉमिकल मूवमेंट्स, जो वॉलंटरी मूवमेंट्स जो कंट्रोल की जा सकती हैं, जो पैसिवली भी मूव की जा सकती हैं, सारी फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, साइड बेंडिंग, सर्कमडक्शन, इन सब को कैल्टन बॉन्ड ने अपनी ज़ुबान में बोला है रोटेटरी मूवमेंट्स। ठीक है, उसको मैं बता देती हूँ क्यों रोटेटरी मूवमेंट्स बोला है। उसने बोला कर्व्ड एंगुलर मूवमेंट। और ट्रांसलेशन जो भी पैसिवली होती हैं, ग्लाइडिंग, स्लाइडिंग, रोलिंग, ट्रम्प्रेशन, सारा कुछ में थेरेप्यूटिक्स में पढ़ा हुआ है। उसका नया नाम उसको क्यों बोल दिया है कि उसको ट्रांसलेशंस बोल दिया, एंड दैट इज़ हमने पहले भी ट्रांसलेशन ही पढ़ा हुआ है, ये थोड़ा सा न्यू है। इसके अंदर क्या है कि ट्रांसलेशन जो होती है ना वो स्ट्रेट लाइन मूवमेंट्स और ये कर्व्ड है। हाउ द हेल। उसके अंदर ये देखो एग्जांपल कि जब आप कोई भी मूवमेंट प्रोड्यूस करते हो वो हमेशा कर्व्ड से एंगल में होती है, जहाँ मर्जी रोटेशन प्रोड्यूस कर लो। ये मूवमेंट है, इसका अगर आप यहाँ पे एक एरो बनाओ ना तो ये कर्व्ड पैटर्न में आ रही है। ठीक है, दिस इज़ अ कर्व। लेकिन जब आप लीनियर मूवमेंट करते हो ना, इसको खींच के
इसको खींच के या इस तरफ मूव कर लो या इस तरफ मूव कर लो, इसको मूव कर लो, हर तरफ कर्व नहीं प्रोड्यूस हो रहा, लीनियर मूवमेंट्स हैं। दैट्स इट, उसकी एग्जांपल होगी। अब आगे बोनी मूवमेंट्स में उसने बोल दिया है यू नीड टू रिमेंबर कि ट्रांसलेशन और रोटेशन आपस में इकट्ठी को एग्जिस्ट करती हैं। फॉर एग्जांपल अगर रोटेटरी मूवमेंट्स हो रही हैं, रोटेटरी मूवमेंट्स के अंदर करस्पॉन्डिंग जॉइंट मूवमेंट्स रोल ग्लाइडिंग लाजमी हो रही होती है। रोल ग्लाइड नॉर्मली क्या होता है कि आप ग्लाइड कर रहे हो, रोल कर रहे हो, ये आपको पता नहीं चलता, लेकिन ये साइड बाय साइड को एग्जिस्ट करती है। हम आगे डेप्थ में पढ़ेंगे कि इनमें से एक कंपोनेंट भी लूज हो जाना तो आपकी बॉडी को इंजरी का बहुत ज़्यादा खतरा होता है। तो अल्लाह में इन्हें सारे इकट्ठे ही डिज़ाइन किए हुए को एग्जिस्ट कर रही हैं। लेकिन अगर हम पैथोलॉजी को ट्रीट करना चाह रहे हैं तो हम सिर्फ अकेली को भी ट्रीट कर सकते हैं, लेकिन बंदा खुद नहीं कर सकता, ठीक है। रोटेट्रिक मूवमेंट्स में स्टैंडर्ड, अब यहाँ पे आगे वही स्टैंडर्ड मूवमेंट्स यूनी एक्सियल और मल्टी एक्सियल की बात हो गई। सबसे आगे हम लोगों ने यहाँ पे कर लिया स्टैंडर्ड यूनी एक्सियल बोन मूवमेंट्स एंड कंबाइंड मल्टी एक्सियल बोन मूवमेंट्स, जिसको प्योर और इम्प्योर बोल दिया। स्टैंडर्ड यूनी एक्सियल मूवमेंट का मतलब है कि एक ही एक्सिस के अगेन एक ही मूवमेंट हो रही है। थोड़ा सा प्लेन और एक्सिस का बता दूँ बिफोर द अंडरस्टैंडिंग, हम लोगों ने बिल्कुल गो बैक टू द जनरल एनाटमी, छोटी सी बुक होती थी, उसमें हमें प्लेन्स का बताया गया था और एक्सिस का बताया गया था। अब ये चीज़ याद रखनी है कि अगर मैं मूवमेंट प्रोड्यूस करूँ, जिस मूवमेंट में सैजिटल प्लेन होता है अगला ये वाला, फ्रंटल प्लेन होता है ये वाला, ट्रांसलेशन जो हमारे पास जो लॉन्गिट्यूडल प्लेन होता है सीधा वाला, और ट्रांसलेटरी प्लेन होता है ये वाला, ठीक है, प्लेन ग्राउंड जिसको हम लोग हॉरिजॉन्टल भी बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल प्लेन बोलते हैं। इन प्लेन्स को याद रखोगे तो मैनुअल थेरेपी याद रहेगी। अब इसमें क्या है कि आपकी मूवमेंट्स हमेशा प्लेन के साथ होती है, जिस डायरेक्शन में आप मूव करें वो आपका प्लेन है, जिसके परपेंडिकुलर मूव करे वो आपका एक्सिस है। फॉर एग्जांपल अगर ये मेरा हाथ है और मैं ये मूवमेंट प्रोड्यूस कर रही हूँ तो दिस इज सैजिटल प्लेन है, और एक्सिस हमारे पास फ्रंटल एक्सिस है। अगर मैंने, और ये हमेशा एनाटॉमिकल पोजीशनिंग के मुताबिक होता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं नॉर्मली एनाटॉमिकल पोजीशनिंग होती है कि हमारे हाथ आसपास साइड्स पे होते हैं बॉडी के, और हमारी मतलब इस यहाँ में डेमोन्स्ट्रेट करूँ तो हमारी बॉडी इस तरह खड़ी हुई होती है यूँ, ठीक है, और हमारे हाथ ये इंटीरियर सेक्शन है, ठीक है, ये हमारे पास वेंट्रल सेक्शन है, दूसरा डोर्सल सेक्शन है, तो उसके मुताबिक हमने लेके चलना है। फ्लेक्स एक्सटेंड करते हो तो ये सैजिटल प्लेन में है और फ्रंटल एक्सिस में है। अगर आप एबडक्शन एडक्शन करते हो फ्रंटल प्लेन है और सैजिटल एक्सिस है, दैट इज़ इट। तो उसने उसमें बोल दिया कि एक ही प्लेन एक ही एक्सिस मूवमेंट करे हो गए तो दैट इज स्टैंडर्ड यूनी एक्सियल। जब एक ही टाइम पे 3 मूवमेंट प्रोड्यूस कर रहे हो, फॉर एग्जांपल मैं इस तरह टेढ़ा लेके जा रही हूँ और मैं कोई काम उठाने के लिए कर रही हूँ, और मैं क्या कर रही हूँ, एक ही टाइम में मैं फ्लेक्स भी कर रही हूँ, एक ही टाइम में मैं हॉरिजॉन्टली एडक्ट भी कर रही हूँ, एक ही टाइम में मैं रोटेट भी कर रही हूँ, तो ये कितने सारे प्लेन में मूवमेंट हो रही है। ये वाली मूवमेंट हो रही है सैजिटल प्लेन के अंदर, ये वाली मूवमेंट हो रही है हाफ डायगोनल प्लेन के अंदर जो नॉर्मली एग्जिस्ट भी नहीं करता, इसीलिए उसने बोल दिया है कि ये इम्प्योर है और ये मल्टी एक्सियल है। दैट इज़ इट, इसी कन्फ्यूजन ख़त्म। आगे स्टैंडर्ड बोन मूवमेंट्स। अब यहाँ शुक्र है उसने बोल दिया कि एनाटॉमिकल बोनी मूवमेंट्स होती हैं। उसको आगे से ये जो मैंने आपको सारा समझाया ना वो सारा ये लिखा हुआ है कि सैजिटल प्लेन मूवमेंट्स एंड अ फ्रंटल एक्सिस, सैजिटल प्लेन मूवमेंट एंड अ फ्रंटल एक्सिस, ठीक है, फ्रंटल प्लेन मूवमेंट्स एंड अ सैजिटल एक्सिस। और इसके अलावा आप ट्रांसवर्स प्लेन मूवमेंट, फॉर एग्जांपल सोचो ये रोटेशन हो रही है, रोटेशन जो मूवमेंट जिस प्लेन में हो रही है दैट इज़ द ट्रांसलेटरी, और इसका एक्सिस कौन सा होगा, लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस, ठीक है जी, दैट इज़ इट। उसके अलावा कंबाइंड बोनी मूवमेंट्स, अब इसने यहाँ पे सारी बात बताई हुई कि जो कंबाइंड बोनी मूवमेंट्स होती है ना वो ज़रूरी नहीं कि किसी प्लेन में हो। यहाँ पे देखो ऑब्लिक या डायगोनल पैटर्न, और नॉर्मल डेली लाइफ में हम सीधी मूवमेंट्स नहीं करते, हम नॉर्मली टेढ़ी मूवमेंट्स से प्रोड्यूस करते हैं कि पकड़ के ये पकड़ लिया या ये रोटेट कर लिया या नीचे बैंड उठते हुए साइड पर हो गए, उठते हुए साइड पर हो गए, तो मोस्टली हम लोग डायगोनल मूवमेंट्स ही प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। और उन्हीं मल्टीपल जो एंगल मूवमेंट्स होती है ना, मल्टी एक्सियल मूवमेंट के अंदर से मूवमेंट्स निकली हैं। कपल्ड मूवमेंट, 2 तरह की मल्टी एक्सियल मूवमेंट होती हैं। एक वो मूवमेंट जिसको प्रोड्यूस करने से आपको ग्रेटेस्ट ईज़ मिल रही हो, ग्रेटेस्ट कंफर्ट मिल रहा हो, रेजिस्टेंस थोड़ी हो जाए, कि मसल टेंशन थोड़ी हो जाए, उसको हम लोग बोलते हैं कपल्ड मूवमेंट। कि 3 मूवमेंट्स मैंने प्रोड्यूस की और ये 3 मूवमेंट्स डायगोनल पैटर्न, इसको रोटेट किया, इसको आगे किया, वो मूवमेंट्स हम आगे समझ लेंगे उनको। यहाँ पे सारी हम लोगों ने याद रखनी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर MCQs। उनको हम लोग बोलते हैं कपल्ड मूवमेंट्स। वही सारी बात है। लीस्ट रेजिस्टेंस है, सॉफ्टेस्ट एंड फील है कि यहाँ पे ऐसे मैंने कपल मूवमेंट में मैंने करके देखा तो मेरी सॉफ्टेस्ट एंड फील है, मैं आराम सुकून से मूवमेंट प्रोड्यूस कर सकता हूँ, कोई डिस्कम्फर्ट नहीं है, ठीक है, दैट इज़ कपल्ड मूवमेंट, ठीक है। कपल नॉन कपल से याद रख लो कि ये आपस में अच्छे, ठीक है, अच्छे बॉन्ड होके 3 मूवमेंट से इकट्ठी कंबाइन होकर एक अच्छी मूवमेंट प्रोड्यूस करी है। लेकिन नॉन कपल जरा नॉन कंप्लाइंट की केमिस्ट्री अच्छी नहीं है, ठीक है। कपल का नॉन कपल से याद रख लो कि ऐसी मूवमेंट्स को प्रोड्यूस करो तो डिस्कम्फर्ट फील हो रहा है, बंदे को सुकून नहीं मिल रहा है, एंड फील भी थोड़ी सी हार्ड हो गई है कि द पर्सन फील्स डिस्कम्फर्ट और पेन, दैट इज़ नॉन कपल मूवमेंट। अब इसी की एग्जाम्पल यहाँ लो कि हम लोगों ने रिस्ट्रिक्ट करानी होती है ना, स्टेबलाइज कराना होता है, किसी को अटकाना होता है किसी जॉइंट के ऊपर, तो हम नॉन कपल मूवमेंट प्रोड्यूस कर देते हैं कि ये तो अकड़ गया, यहाँ पे तो कोई मूवमेंट प्रोड्यूस होनी नहीं, तो अब डिजायर्ड मूवमेंट साथ ही प्रोड्यूस कर लो क्योंकि वहाँ पे तो कोई असर होना नहीं, नॉन कपल मूवमेंट्स, ठीक है जी। इसकी डेफिनेशन खुद याद कर लेना, वही है, कुछ वर्ड्स हर जगह पे डालते रहो। हार्डर एंड फील है, मोस्ट रेजिस्टेंस है, लीस्ट रेंज ऑफ मोशन है, डिस्कम्फर्ट है, पेशेंट कंफर्ट फील नहीं कर रहा, दैट इज़ दी हार्ड स्टॉप। वही हार्ड स्टॉप मीन्स हार्ड एंड फील।
कंबाइंड मूवमेंट पैटर्न इन दी स्पाइन, ये सारा खुद याद करते रहना। मैंने यहाँ पे छोटा सा अपने लिए टेबल बनाया हुआ है। टेबल के अंदर उसने ना कैसे डिवाइड किया है, अबव C2 बिलो C2, अपर थोरैसिक लोअर थोरैसिक, अपर स्पाइन अपर लंबर लोअर लंबर, ठीक है, दैट इज इट। ये 5 याद करने की 6 याद करने की जरूरत है। सबसे पहले उसने बोला कि जो अबव C2 मूवमेंट करते हो ना, तो सबसे पहले इसके अंदर क्या सीन है कि फ्लेक्जन एक्सटेंशन जो अबव C2 है ना, उसमें दोनों की बात है कि फ्लेक्जन करो या एक्सटेंशन करो, लेकिन जो डिफरेंस है ना वो है साइड बेंडिंग और रोटेशन का। हमने कपल्ड मूवमेंट की बात की ना, तीनों डायमेंशन में बात करनी है कंबाइंड मूवमेंट। तो एक बंदा बैठा हुआ है, ठीक है, इस बंदे की सर्वाइकल लेवल के ऊपर आपके क्या होगा कि ऐसी सर्वाइकल आप फ्लेक्स करो या एक्सटेंड करो। ऐसी मूवमेंट जब आप साइड बेंडिंग करते हो और ऑपोजिट साइड पे रोटेशन करते हो तो यहाँ पे बंदे को सुकून मिलता है। दिस इज कपल्ड मूवमेंट फॉर पर्सन, इसका मूव मेरी तरफ है, ठीक है। दिस इज अपर C2 में, ठीक है। अब जब इसका लोअर C2 तो बेचारा का हिल नहीं सकता, तो इमेजिन के लोअर C2 भी हिल रहा है इस तरीके से कि इसका मुंह जो है वो कंधे पे लग जाता है। लोअर C2 में जब आप फ्लेक्जन करो एक्सटेंशन करो फर्क नहीं पड़ता इस पॉइंट के ऊपर सर्वाइकल रीजन में। लोअर सर्वाइकल में साइड बेंडिंग सेम डायरेक्शन की और बेंड हो गया बेचारा, उसके अलावा रोटेशन भी सेम डायरेक्शन की, और आपका जो ये वाली है ना चिन है वो आपके शोल्डर पे लगेगी। दिस इज द कपल मूवमेंट। यहाँ सबसे ज़्यादा सुकून होता है, लीस्ट रेजिस्टेंस होती है, बंदे को आराम होता है, ठीक है। उसके अलावा ये हो गया सर्वाइकल रीजन की, ठीक है। इसका थॉरैक्स बेचारा हिल नहीं सकता, वरना मैं भी बता देती, हिल तो रहा है वैसे। इसमें क्या है, फ्लेक्जन के अंदर क्या चीज़ है कि अब अपर थोरैसिक में सेम साइड, ये सेम साइड ऑपोजिट साइड याद रखना है। अबव C2 साइड बेंडिंग और रोटेशन ऑपोजिट साइड पे होनी चाहिए। बिलो C2 साइड बेंडिंग और रोटेशन सेम साइड पे होगी तो ज़्यादा अच्छी कपल्ड मूवमेंट होगी। अच्छा, अपर थोरैसिक में क्या होगा कि आप साइड बेंडिंग भी सेम साइड पे करो, रोटेशन भी सेम साइड पे करो। ये वैसे लंबर है, इसका थॉरैक्स हिल नहीं सकता, तो यहाँ से याद रख लो कि फ्लेक्जन के अंदर आप साइड बेंडिंग और रोटेशन सेम साइड पे करो तो ज़्यादा सुकून होगा। फिर एक्सटेंशन लोअर वाले के अंदर, इसमें बताओ क्या डिफरेंस है। ऊपर वाले में फ्लेक्जन और एक्सटेंशन दोनों को सेम तरीके से बताया है, फ्लेक्जन करो एक्सटेंशन करो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आपकी ये वाली मूवमेंट्स पे बात हो रही है। नीचे उसने क्या किया है, उसने फ्लेक्जन और एक्सटेंशन को भी अलग हिला दिया है। अब देखो इसके अंदर थॉरैक्स एक ही हो गया, ठीक है, दिस इज़ द थॉरैक्स। अच्छा सॉरी, अपर थॉरैक्स लोअर थॉरैक्स नहीं है, बस थॉरैक्स है, ठीक है। फ्लेक्जन के अंदर आप क्या मूवमेंट प्रोड्यूस करोगे, 2 मूवमेंट्स, तो सुकून मिलेगा। और एक्सटेंशन के अंदर क्या 2 मूवमेंट्स प्रोड्यूस करोगे तो सुकून मिलेगा। फ्लेक्जन के अंदर जब आप सेम साइड पे, जब आपने आगे अपनी बॉडी को फ्लेक्स किया, साइड बेंडिंग सेम साइड की कराई, रोटेशन सेम साइड की कराई, कपल्ड मूवमेंट। जब आपने एक्सटेंशन की, पीछे को मुड़े, आपने साइड बेंडिंग इस साइड की कराई, रोटेशन उस साइड की कराई, या साइड बेंडिंग उस साइड की कराई, रोटेशन इस साइड की कराई, तो आपको सुकून मिलेगा, ठीक है। और साथ साथ ये बोल दिया कि इससे उल्टा चलोगे ना तो वो नॉन कपल्ड होगा, कंफर्ट प्रोड्यूस नहीं होगा, इसलिए ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है, इसको याद रखने की जरूरत है। इसी तरह लंबर में जब लंबर फ्लेक्जन करो, साइड बेंडिंग करो और उसी साइड पे रोटेशन करो तो सुकून मिलेगा, कपल्ड मूवमेंट है। लेकिन जब आप पीछे एक्सटेंड किया हुआ है आपने और आप साइड बेंडिंग एक तरफ करो, रोटेशन दूसरी तरफ करो, तो आपको ये कपल्ड मूवमेंट होगी। ये मैंने किस तरह याद किया हुआ, सर्वाइकल में ऑपोजिट सेम है और नीचे सेम ऑपोजिट। इसमें एक और कंफ्यूजिंग चीज़ है याद रखने की, जो रेस्ट पोजीशन है। थोरैसिक के अंदर रेस्ट वाला काम फ्लेक्जन के साथ है कि रेस्ट और फ्लेक्जन पे सेम साइड होना चाहिए, और लंबर के अंदर रेस्ट और एक्सटेंशन पे सेम साइड होना चाहिए। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, बस ये डब्बा अपने जहन में रख लो कि अबव C2 जो हमारे पास है ऑपोजिट, और जो बिलो C2 है सेम साइड। फिर थॉरैक्स के अंदर रेस्ट और फ्लेक्जन पे सेम साइड, एक्सटेंशन के ऊपर ऑपोजिट साइड। फिर लंबर में रेस्ट और फ्लेक्जन पे सेम साइड, एक्सटेंशन पे ऑपोजिट साइड, दैट्स इट। ओके जी, अब इससे आगे रोल ग्लाइडिंग, 1000 दफ़ा ये कहानी भी हम लोगों ने सीखी हुई है। रोल ग्लाइडिंग क्या है हम लोग ने सिर्फ रोटेट्रिक बोनी मूवमेंट्स की बात करें, यानी कि एनाटॉमिकल बोनी मूवमेंट्स की बात करें। फॉर एग्जांपल एक बंदा है, ये फ्लेक्जन एबडक्शन एडक्शन फ्लेक्जन एक्सटेंशन प्रोड्यूस कर रहा है, तो इसके अंदर सिर्फ ये नहीं हो रही। अगर हम लोग जॉइंट लेवल पे आके बात करें तो जॉइंट भी ग्लाइड और रोल हो रहे हैं। ग्लाइड और रोल का डिफरेंस बताऊँ, इमेजिन करो कि ये हमारे पास ग्लिनो ह्यूमरल जॉइंट है, ठीक है, ये आपका ग्लिनो है, आपका ह्यूमरस है। जब भी आप एबडक्शन में नजर आ रही हूँ, यहाँ पे एबडक्शन प्रोड्यूस कर रही हूँ ना, तो अंदर मेरी रोलिंग का, पहले बताती हूँ रोलिंग क्या होती है। रोलिंग क्या होती है कि आपका न्यू सर्फेस ऑफ दी वन जॉइंट अटैचेस और यहाँ पे क्या वर्ड मैं बता देती हूँ, इक्विडिस्टेंटली, वो आगे लिखा हुआ है, इक्विडिस्टेंटली कंबाइंस टुगेदर, इक्विडिस्टेंट पॉइंट्स ऑन वन कंबाइंस विद द इक्विडिस्टेंट ऑन द अदर, ठीक है। इसका ये वाला, इसको चलो 1 कह दो, इसको 2 कह लो, इसको 3 कह लो, इसको 1 कह लो, 2 कह लो, 3 कह लो। 1 कंबाइंस विद 1, फिर न्यू का कम्बिनेशन हुआ, फिर न्यू कम्बिनेशन हुआ, इसको बोलते हैं रोलिंग। जब भी आप एबडक्शन प्रोड्यूस कर रहे हो तो साथ रोलिंग हो रही है, और सिर्फ रोलिंग नहीं हो रही, रोल करता करता तो बॉल की तरह बाहर निकला है, ग्लाइडिंग भी हो रही होती है। ग्लाइडिंग क्या होती है कि ग्लाइडिंग में एक ही सरफेस, ठीक है, जस्ट वन सर्फेस इज कमिंग इन कॉन्टैक्ट विद द न्यू सर्फेसिज ऑन द अदर जॉइंट, ठीक है। इसकी डेफिनेशन प्रॉपर देखना, मुझे वर्डिंग
सही से एक्सप्लेन करनी नहीं आती कि एक ही जॉइंट सरफेस है, वो नए जॉइंट सरफेस से कांटेक्ट करी जा रही है, ठीक है। ये इसको 0 बोल दो, ये 0 1 2, ठीक है। और रोलिंग में क्या था, 0 0 1 1 2 2, नया जॉइंट सरफेस विद नया जॉइंट सरफेस एंड पुराना जॉइंट सरफेस विद न्यू जॉइंट सरफेसेस, रोलिंग और ग्लाइडिंग, ठीक है जी। न्यू इक्विडिस्टेंट पॉइंट्स ऑफ वन जॉइंट सरफेस विद द न्यू इक्विडिस्टेंट पॉइंट्स ऑन द अदर जॉइंट सरफेस। और ग्लाइडिंग क्या है, one same equidistant joint surface with the new equidistant joint surface every time, ठीक है। ये हो गया, आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया। अब इकट्ठे कैसे मूव करते हैं, मैं एबडक्शन प्रोड्यूस कर रही हूँ तो रोलिंग भी हो रही है और ग्लाइडिंग भी हो रही है, ठीक है। देखो रोलिंग भी हो रही है और ग्लाइडिंग भी हो रही है, दैट्स एग्जैक्ट सेम थिंग। और ग्लाइडिंग इतने प्रोनाउंस लेवल की नहीं होती। अब उसने यहाँ पे बता दिया है कॉन्ग्रुएंट नॉन कॉन्ग्रुएंट सर्फेसिस का मतलब होता है कि सेम कौन से सर्फेसिस सेम है, कौन से सर्फेस थोड़े से इरेगुलर है, कि ये भी सेम सर्फेस है, ये भी सेम सर्फेस है। ये कॉन्ग्रुएंट नहीं है, इसका एक कन्वेक्स है, एक कनकेव है। और जो कॉन्ग्रुएंट होते हैं फ्लैट, दिस इज कॉन्ग्रुएंट, दीज आर एग्जैक्टली द सेम टू ईच अदर। इसके ऊपर ग्लाइडिंग अच्छी हो सकती है, ठीक है। और जो नॉन कॉन्ग्रुएंट होते हैं, इस तरह कर लो, इस तरह कर लो, जैसे मर्जी कर लो, उन पर रोलिंग अच्छी हो सकती है। इस पर ग्लाइडिंग करो नहीं हो सकती, ठीक है। हम ये तो फ्लेक्सिबल है ना, हमारा ग्लीनोइड और शोल्डर जॉइंट इतना फ्लेक्सिबल नहीं है ऑन द लेवल के ग्लीनोइड और ऐसे ऐसे करना शुरू कर दे, इट्स जस्ट स्टक, ठीक है। तो ये जब भी आपने मूव करनी होती है तो ये साथ ही ऐसे ऐसे मूव करता है। और कोई भी ऐसी सरफेस जिसमें जो कॉन्ग्रुएंट है उसमें ग्लाइडिंग होती है, दैट इज़ इट। अब आगे ये सारा समझ आ गया। अब यहाँ पे कन्वेक्स कनकेव रूल समझने की जरूरत है, वेरी इंपॉर्टेंट। हमारे पास दोनों एग्जांपल हो, दिस इज़ कनकेव, दिस इज़ कन्वेक्स, ठीक है। कन्वेक्स हमेशा ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है एंड कनकेव हमेशा सेम डायरेक्शन में मूव करता है। ईजी एग्जांपल के सोचो, मैं जो है ना एबडक्शन करने लगी हूँ, ठीक है। मैं एडक्शन से एबडक्शन करने लगी हूँ और रोलिंग पे ध्यान देना, ये ग्लाइडिंग साथ साथ, सॉरी ग्लाइडिंग पे ध्यान देना। अब मैं एबडक्शन कर रही हूँ तो ग्लाइडिंग किस तरफ को हो रही है, ठीक है, नीचे को, ग्लाइड नीचे को जा रही है ना, मेरी बोन ऊपर को मूव कर रही है और मेरा हाथ जो है, मेरा जो जॉइंट सरफेस है वो नीचे को जा रहा है, ठीक है। दैट इज़ दी कन्वेक्स सरफेस। जब होगा ऑपोजिट होगा। अब ले लेते हैं कनकेव सरफेस। कनकेव सरफेस, दिस इज कनकेव, दिस इज कन्वेक्स, ठीक है। कोई भी ऐसा जॉइंट जो कनकेव होगा, अब इसको मूव करो। अब मैं एबडक्शन कर रही हूँ, इस तरह के बहुत सारे जॉइंट्स हैं जिनका कनकेव सरफेस है। अब मैं मूव कर रही हूँ, अब मुझे बताओ मेरा हाथ किस तरफ को जा रहा है, मेरा हाथ ग्लाइड किस तरफ को कर रहा है, इन दी सेम डायरेक्शन जिसमें मेरी बॉडी मूव करी है। ये भी एबडक्शन में जा रहा है और ये भी ऊपर को ही जा रहा है। कनकेव में ग्लाइडिंग सेम डायरेक्शन में होती है और कन्वेक्स में ग्लाइडिंग ऑपोजिट डायरेक्शन में होती है, दैट इज़ इट। उसके बाद अब ये सारी वही एग्जाम्पल कहानियाँ रटने के लिए बुक पढ़ लेना। आगे एबनॉर्मल रोड ग्लाइडिंग क्या है, कि कभी कभार इस तरह होता है कि एबनॉर्मल रोड ग्लाइडिंग के अंदर कोई एक कंपोनेंट मिस हो जाता है। ग्लाइडिंग कंपोनेंट चलो मिस हो गया, अंदर कोई डिसफंक्शन था, कोई रिस्ट्रिक्टेड जॉइंट मूवमेंट थी, ग्लाइडिंग कंपोनेंट मिस हो गया। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो कि अगर ग्लाइडिंग, तो जो मैं रोल कर रही हूँ ना, साथ साथ ग्लाइड हो रहा है तो मेरे जॉइंट की रीपोजिशनिंग हो रही है। इमेजिन ग्लाइडिंग हो ही नहीं रही, ये घूम के बाहर ही निकल जाएगा, ठीक है, डिसलोकेट ही हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि आसपास के जॉइंट्स और लिगामेंट्स ने काफ़ी पकड़ा हुआ होता है, तो बेचारे वो सफ़र करते हैं। डिसलोकेट नहीं होता लेकिन उनकी इंजरी का खतरा होता है। सोचो यहाँ पे बहुत सारी तारों ने मुझे पकड़ा हुआ है और मैं ऐसे बाहर निकलने की कोशिश कर रही हूँ, ये वाले जो सरफेस होंगे इनके ऊपर स्ट्रेच पड़ा हुआ कि भाई कहाँ जा रहे हो, उन्होंने ऐसे पकड़ा हुआ है, यहाँ पे ये ओवर स्ट्रेच हो रहे हैं। और जो इस तरफ जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं ना, मेरे इस तरफ स्ट्रक्चर से देखो खुद नज़र आ रहा है आपको कि ये कंप्रेस हो रहे हैं, इनके ऊपर कोई चीज़ जोर लगा रही है, कंप्रेशन है, और दूसरी तरफ ओवर स्ट्रेचिंग हो रही है। सारी वही बात बताई हुई कि एक तरफ ओवर स्ट्रेचिंग होती है और एक तरफ जो है वो कंप्रेशन हो जाती है। देखो यहाँ पे नज़र भी आ रहा है कि एक तो जॉइंट डिसलोकेट होने वाला है, पर क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि वो इनके ऊपर अगर इंजर हो गया तो डिसलोकेट हो गया तो इंजरी का मेजर खतरा, ये बात बोली है। इसी तरह उसने हमें प्रिकॉशन दे दिया बहुत बड़ी कि अगर कोई रिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट है, रिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट में जस्ट मेक श्योर कि ग्लाइडिंग है कि नहीं। क्यों, रेस्टिंग पोजीशन ढूंढो और ग्लाइड करा के देख लो कि ग्लाइडिंग रिस्ट्रिक्टेड तो नहीं है। रिस्ट्रिक्टेड है तो जस्ट स्टॉप द मूवमेंट। वहाँ पे रोटेटरी मूवमेंट, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन और सारी जो पैसिव एक्टिव हम कराते हैं ना, वो मत कराओ, क्योंकि हाई रिस्क है वहाँ पे। अंदर जो है ना लिगामेंट से कुछ जो टॉट हुए होते हैं, इतने खींचे हुए होते हैं, वो टूट जाएंगे। दैट्स इट। अब आ जाते हैं मशहूर ज़माना ट्रांसलेटरी मूवमेंट्स के ऊपर। इसमें भी ट्रांसलेटरी मूवमेंट्स में लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, मैंने अभी थोड़ी देर पहले लिजिट समझाया है कि ट्रांसलेटरी मूवमेंट क्या होती है। फॉर एग्जांपल दिस इज, ये ट्रांसवर्स प्लेन है, ट्रांसवर्स प्लेन के ऊपर जो एक्सिस होता है ना, दिस इज लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, ठीक है। लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस में क्या हो रही है, सेपरेशन हो रही है। अब हमारे पास क्यों, ये मेरी एनाटमी है ना, ये बॉडी है, ये ट्रांसवर्स एक्सिस हो गया, ये लॉन्गिट्यूडनल प्लेन हो गया, ठीक है। अब उसने क्या बोला है, दिस इज, अब ये ट्रांसवर्स प्लेन में मैं क्या कर रही हूँ, बोन को कंप्रेस करी हूँ, ट्रैक्शन करी हूँ। अब ये कंप्रेशन, ट्रैक्शन, ये मूवमेंट ट्रांसवर्स प्लेन में है, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस में है, दैट इज इट। ये मैंने डायग्राम भी बनाई है। सैजिटल एक्सिस बोन ट्रांसलेशन, सैजिटल में क्या है, ऐसे मैंने हाथ रखा हुआ है अपना, मैंने पकड़ा कोई भी, चलो कोई भी जॉइंट समझ लो, और मैंने एंटीरियर मूव किया, पोस्टीरियर मूव किया फॉर एग्जाम्पल। और इसमें क्या सीन होता है कि आपने एनाटॉमिकल बॉडी की लोकेशन से देखना है कि एनाटॉमिकल बॉडी इमेजिन करो और आपने सैजिटल प्लेन में मूव किया, वेंट्रल डॉर्सल। सैजिटल एक्सिस के अंदर फ्रंटल प्लेन होगा, ठीक है।
मतलब मैं मूव करी, एंटीरियर पोस्टीरियर फ्रंटल प्लेन है, साइजिटल एक्सिस है। और दूसरा जो लैटरल ग्लाइड होता है ना, एंटीरियर पोस्टीरियर लैटरल ग्लाइड है। लैटरल ग्लाइड हमारे पास क्या है, फ्रंटल सैजिटल प्लेन है, फ्रंटल एक्सिस है, ठीक है, दैट इज़ इट। और ये डायग्राम के साथ आपने याद रख लेना है, एंड दैट इज़ इट। उसमें इसके अंदर बताओ क्या सीन है, सारी की सारी बुक की ये कहानी है कि फ़र्स्ट आप क्या करते हो, पहले हम लोगों ने एनाटमी पढ़ी, एनाटमी के अंदर से इन डेप्थ सारे जॉइंट्स निकाल दिए। अब उसने फिर हिंट दे दिया है, एक हुकअप लाइन दे दिया है कि जी अब हम आगे ट्रांसलेशन को इन डेप्थ पढ़ेंगे, ट्रांसलेशन ज़रूरी है क्योंकि हमने मैनुअल थेरेपी ट्रांसलेशन के थ्रू करनी है। ये दिस इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब ये नेक्स्ट स्टेप हम स्टार्ट करते हैं एंड विल गेट ऑन विद इट।